नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डर्टी बॉम्ब के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, व्हाट इज ए डर्टी बॉम्ब एंड व्हाई इज रसिया टॉकिंग अबाउट वन नाउ। आइए सबसे पहले हम लोग वीडियो की रूपरेखा समझ लेते हैं कि हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम जानेंगे कि खबर क्या है, और फिर हम जानेंगे कि ये डर्टी बॉम्ब होता क्या है और क्या इस डर्टी बॉम्ब का पहले भी कभी उपयोग किया गया है, और हम ये देखेंगे कि भारत का इस मामले में क्या स्टैंड है। तो आइए सबसे पहले खबर देख लेते हैं। रूस ने यूक्रेन के ऊपर आरोप लगाया है कि यूक्रेन रसिया के कुछ क्षेत्रों पर, जिसे रसिया ने यूक्रेन से कब्जा कर लिया है, उन क्षेत्रों पर डर्टी बॉम्ब का प्रयोग कर सकता है। रसिया ने कहा है कि वह इस मामले को यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाएगा। रसिया का कहना है कि डर्टी बॉम्ब का उपयोग एक न्यूक्लियर टेररिज्म गतिविधि के रूप में माना जाएगा या गतिविधि के रूप में होगा। वहीं यूक्रेन और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए इसे मूर्खतापूर्ण करार दिया है। अब आइए जान लेते हैं कि डर्टी बॉम्ब होता क्या है। ये रेडियो एक्टिव पाउडर या छर्रों के साथ डायनामाइट जैसे विस्फोटक सामग्रियों का मिश्रण होता है। इसको आप परमाणु बम से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। परमाणु बम बनाने में जितना रिफाइंड मटेरियल का यूज होता है, डर्टी बॉम्ब में उतना रिफाइंड मटेरियल का यूज नहीं होता है। आपने 12th में पढ़ा होगा कि परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अपक्रिया पर आधारित होते हैं। इसमें यूरेनियम नाभिक पर 92 यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन्स की बौछार कराई जाती है या बमबारी कराई जाती है। साथ ही साथ इसमें क्रांतिक आकार का भी ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो जितना कठिन प्रोसेस परमाणु बम का होता है, उतना कठिन प्रोसेस डर्टी बॉम्ब का नहीं होता है। डर्टी बॉम्ब में प्रयोग होने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थों को सामान्यतः पावर स्टेशन, अस्पताल और रिसर्च लेबोरेटरी से प्राप्त करके उनका निष्कर्षण कर लिया जाता है और फिर इसे किसी नॉर्मल बम में इसका इस्तेमाल करके उसका विस्फोट जब किया जाता है, तब यह रेडियो एक्टिव प्रदूषण फैलाता है। बेसिकली रेडियो एक्टिव प्रदूषण हवा के जरिए उस पर्टिकुलर क्षेत्र से बाहर भी बहुत सारी जगहों पर फैल जाता है और यह परमाणु विस्फोट नहीं करता है। वेपन्स ऑफ मास डिसरप्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जरिए फैलने वाला रेडियो एक्टिव प्रदूषण का प्रभाव कई दशकों तक बना रहता है। साथ ही आपको बता दें कि ये बम काफी अविश्वसनीय होते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव उसी क्षेत्र में नहीं होता है। इसका प्रभाव लगभग 380 वर्ग मील या लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर तक होता है। उदाहरण के लिए यदि न्यूयॉर्क में इसका विस्फोट किया जाए तो यह संभावित रूप से मैनहट्टन द्वीप को भी निर्जन बना सकता है। इसके जरिए मृत्यु तो उतनी मात्रा में नहीं होती है जितनी परमाणु विस्फोट से या परमाणु बम के जरिए होती है, लेकिन आर्थिक क्षति वो बहुत ज्यादा हो जाती है उपयोग से। जैसे किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर इसका विस्फोट कर दिया जाएगा तो फिर वहां के लोग अपनी जगह छोड़ के भग जाएंगे, मतलब वो जगह रहने लायक नहीं रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर कोई आर्थिक गतिविधियां नहीं होंगी, तो फिर भारी मात्रा में आर्थिक नुकसान होता है। साथ ही साथ इसके जरिए मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाया जाता है। अब आइए जानते हैं कि क्या इसका पहले भी इस्तेमाल हुआ है या नहीं। तो सफलतापूर्वक हमें विश्व के किसी भी कोने में इसका हमला देखने को नहीं मिला है, यानी कहीं पर डर्टी बम का विस्फोट को सफलतापूर्वक नहीं किया गया है, लेकिन इसके लिए कोशिशें अवश्य की गई हैं। 1996 में चेचन्या विद्रोहियों द्वारा इसे मॉस्को के एक पार्क में रखा गया था, लेकिन सुरक्षा बलों द्वारा लोकेशन का पता करके उसे डिफ्यूज कर दिया गया था। फिर 2 साल बाद 1998 में चेचन्या में रेलवे लाइन के पास इसे रखा गया था, बाद में जिसे चेचन्या की इंटेलिजेंस सर्विस द्वारा डिफ्यूज किया गया था। इस तरीके से 2002 में एक अमेरिकी नागरिक जोस पैडिला को शिकागो में डर्टी बॉम्ब अटैक की योजना बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। ये व्यक्ति जो था, इसका अलकायदा से लिंक बताया जाता है, और साल 2004 में, यानी कि 2 साल का गैप आप देख रहे हैं, ये संयोग है या महज प्रयोग है, कुछ पता नहीं है। 2004 में एक ब्रिटिश नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसका भी आईसिस और अलकायदा से लिंक बताया जाता है। अब आइए जानते हैं कि भारत का इस मामले में क्या स्टैंड है। हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा दोनों पक्षों को न्यूक्लियर हथियार प्रयोग न करने की सलाह दी गई है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग जो है वो मानवता के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध बताया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप सभी लोगों का
बहुत बहुत धन्यवाद।